अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर शो विच इज़ एन आवर विद पेन एक्सपर्ट, जिसमें हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स की और उसका सही तरीका मैनेज करने का क्या होता है। पेन तभी एग्रीवेट होता है जब हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते। उसके शुरू होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसके एग्रीवेट होने के रीजंस सरासर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं फिजिशियन हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सैयद वहाजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आज अगेन हम पेन मैनेजमेंट से बात करेंगे, तो हम पेन की पहले उन चीज़ों पे आएंगे कि वो कॉमन गलतियाँ जो हमारी तरफ से होती हैं जिनकी वजह से पेन शुरू होते हैं, वो क्या हैं? अच्छा, दर्द की बहुत सारी इकसाम है। दर्द की बहुत सारी इकसाम है। दर्द को हम बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट। एक्यूट, क्रॉनिक, फौरी दर्द, पुराना दर्द, दर्द पेन रिलेटेड टू द रीजन, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, नी पेन। इसी तरह दर्द को हम नोसिसेप्टिव पेन जो किसी टिश्यू इंजरी की वजह से हो रहा है, और या न्यूरोपैथिक पेन जी जो असाबी किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। अच्छा। तो इसमें हमारी वही अभी पहले भी ये बात की जा चुकी है कि हम एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं जिसमें थोड़ी डाइट मॉडिफिकेशन हो, आपका वज़न आपकी BMI जो है उसके मुताबिक हो, आपकी डाइट बहुत मुनासिब हो, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दे रहे हों, आपकी मोबिलिटी अच्छी हो, सर्टेन टाइम आप एक्सरसाइज के लिए निकाल रहे हो, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो, साइकोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ पेन, आपका माइंड। तो अभी तक आपने जितनी बातें की है ना, उनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वेरी ऑनेस्ट। तो इंसान जब जिंदगी में होता है, काम में होता है, इन सब चीज़ों में होता है, तो ये सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो एग्जैक्टली आपकी जो बात है, बहुत ही कम लोग आपको सोसाइटी में ऐसे मिलेंगे जो प्राउडली कह सकते हैं कि हम हर तरह से पेन फ्री हैं। ऐसा हर एक के साथ कोई ना कोई चीज़ अटैच है। तो दैट्स वाई शायद वो कह रहा हो जो सो रहा हो। हाँ, नहीं वो भी पेन में होगा। वो भी किसी पेन में होगा। ठीक। राइट। अच्छा, मुझे बताइए कि अच्छा डॉक्टर साहब, हम इन पेन की टाइप से बात करें। अब पेन कुछ होते हैं, कुछ थ्रॉबिंग पेन होते हैं, कुछ डीप सीटेड से पेन होते हैं, कुछ वेव की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तो ये पेन्स क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं? या आप सर दर्द की बात कर रही हैं या फिर जनरलाइज बात कर रही हैं? जनरलाइज भी, जॉइंट्स में भी, वैसे भी। ये डिपेंड करता है कि दर्द कहाँ का है। हमारी ट्रीटमेंट और हमारी प्रिवेंशन ये पूरा इस चीज़ पे बेस करती है आपको दर्द किस चीज़ का। जिस तरह अगर सर दर्द की बात की जाए तो हाँ, उसमें कुछ किस्म के दर्द ऐसे होते हैं जिसमें थ्रॉबिंग पेन जिसको आप कहते हैं, और कुछ दर्द के ऐसे जैसे पल्सेटिंग पेन, जैसे माइग्रेन पेन होता है, वो एक पल्सेटिंग पेन होता है, ठीक है, या मुसलसल दबाव के साथ दर्द रहना, टेंशन हेडेक जिसको हम कहते हैं, या चुभता हुआ शदीद दर्द, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, और इस तरह की कई सारी वजूहत हैं। घुटनों में भी या कमर में भी या जिस्म के दूसरे में दर्द की नौयत जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अमूमन जो कमर का दर्द या घुटनों का दर्द या पट्टों का दर्द देखा गया है वो डीप एकिंग पेन होता है, मुसलसल दुखने वाला दर्द, डीप सीटेड, कि कहीं अंदर से दर्द आ रहा है, मुसलसल दुखने वाला है, एंड यूजुअली इट्स माइग्रेटिंग। अच्छा। कमर का दर्द है तो अक्सर लोग आपको बताएंगे कि वो नीचे कूल्हे तक या घुटने तक, नीचे तक, इस तरह वो दर्द जाता है, दर्द भी जाता है, सुन भी हो जाता है, नम भी हो जाता है। और कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कमर के दर्द की जिसमें नस दब रही होती है, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क डिजेनरेशन, इस तरह की काफ़ी सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो नस मुतासिर हो रही होती है। तो उसमें वो दर्द, उस जो भी नस मुतासिर हो रही है, जो भी नस दब रही है, चाहे वो आपकी गर्दन सर्वाइकल एरिया में हो, चाहे वो आपके सैक्रल या एरिया में हो, लाइक एक बहुत कॉमन एक टर्म शियाटिका यूज़ की जाती है, अर्कुनिसा। जब उसमें क्या होता है, आपकी शियाटिक नर्व एक सर्टेन पॉइंट पे, ओरिजिन पे दब रही होती है ड्यू टू एनी रीज़न, स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेशन हो गई या डिस्क डीजनरेशन हो गई, डिस्क प्रोलैप्स हो गया, तो वो उस नस का जो पूरा कोर्स है, जहाँ तक वो नस जा रही, वहाँ तक वो दर्द महसूस होता है। Okay. तो ये
ये नर्स का करेक्टर है। वो बहुत, और जो न्यूरो बहुत चुभता हुआ दर्द होता है, बहुत तकलीफदार दर्द होता है। कुछ लोग बताते हैं सेंसेशन, करंट की सेंसेशन नीचे तक पाँव तक जा रही, तो इट्स लाइक कि बहुत वेरिएबल है कि दर्द किस तरह का है, और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये आपने जो टाइप्स ऑफ पेन बताए, इन पेन्स के लिए अगर हम ऊपर जैसे एनाल्जेसिक क्रीम्स होती हैं वैसे इस्तेमाल करें तो ये इनके लिए इफेक्टिव हैं? अच्छा, दर्द को हम मुख्तलिफ दर्द की शिद्दत को, एक वैसे तो कुछ स्कोर्स होते हैं जिससे दर्द की शिद्दत का आप पेशेंट से पूछ के उस स्कोर कि कितना दर्द है। अच्छा, ठीक है, लाइक व्हाट इज दैट स्कोर? बहुत सारे स्कोर्स होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्कोर्स हैं। जब मगर हम जनरल लेमन टर्म में बात करें तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन जिसको हम कहते हैं, हल्के से दरमियानी दर्जे का दर्द जो है, वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, बहुत अच्छा जो लोकल एनेस्थेटिक या लोकल एनाल्जेसिक बाम एप्लीकेशन से, मसाज, बाम एप्लीकेशंस एंड माइल्ड मोबिलिटी जिसको हम फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी भी कह सकते हैं, उससे बहुत अच्छा मैनेज हो सकता है। अच्छा, हाँ, अमूमन ये देखा गया है कि मगर अगर पेशेंट इनिशियल फेज में ही कुछ ऐसे मैनूवर्स इख्तियार करे, अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह मॉडिफाई करे, लाइक अपने सोने की जगह अगर आपका बहुत ज़्यादा मैट्रेस बहुत सॉफ्ट है, या तो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस आप कर लें, या फिर आप हार्ड सरफेस पे लें, पिल्लो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, अब मतलब एक न्यूट्रल पोस्चर में सो रहे हों, और स्ट्रेस को लाइफ से कम करें, और दीज मैनूवर्स लाइक लोकल बाम एप्लीकेशन स्ट्रेस को लाइफ से कम करें, वरना लाइफ स्ट्रेस को कम कर देंगे। एग्जैक्टली, लोकल तो ये एप्लीकेशन से बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिस इज अबाउट माइल्ड टू मॉडरेट। व्हेन द पेन इज मॉडरेट टू इंटेंस या बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, देन आपको सर्टेन मेडिकेशंस, मैनूवर्स और इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ लाइट मैनूवर से फिर वो दर्द नहीं कंट्रोल होगा। तो इट्स वेरी गुड कि आप अर्ली पीरियड में ही अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, डिस्कस करें, और अपने दर्द को एड्रेस करें। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बात हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं, कमर में दर्द है, ज़मीन पे लेट जाओ, ज़मीन पे लेट जाओ। वही ज़मीन पे लेटे हुए सारा दिन ज़मीन पे लेटे हुए, क्या करें? और सब ज़मीन पे लेटना ये कितना इफ़ेक्टिव रहता है इसके साथ? अच्छा, कमर के दर्द में ज़मीन पे लेटना कोई दर्द का इलाज नहीं है, पहली चीज़। पता नहीं डॉक्टर साहब, सब ज़मीन पे या तख्ते पे लेटा देते हैं। मगर नरम गद्दे पे लेटने के मुकाबले में ज़मीन पे लेटना बेहतर है, मगर आपको दर्द को एड्रेस करना पड़ता है। उसके दर्द की जो वजूहात हैं, ये दर्द को कम करने के लिए मैनूवर्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताएं, जैसे टॉपिकल बाम एप्लीकेशंस हो गई, या माइल्ड टू मॉडरेट एनाल्जेसिया हो गया, ओरल मेडिकेशंस हो गई जो भी आपका फिजिशियन देता है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो वो रिकमेंड करता है, फिजियोथेरेपी, मसाजेस या इस तरह की चीज़ें। और ये हार्ड सरफेस रिकमेंडेड है। ज़मीन, अब हार्ड सरफेस कोई भी हो, अब तो ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस भी बहुत अच्छे अवेलेबल है मार्केट में, जिस पे आप हार्ड सरफेस पे लेट सकते हैं। जिसको क्रॉनिक पेन रहता है, लंबे अरसे से कमर में दर्द है, उनके लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस पे, जो पुराने गद्दे होगा, स्पंज नरम पड़ गया उस पर लेटे हुए, या बहुत ज़्यादा हाई पिलो यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। डॉक्टर साहब, मैट्रेस जो नॉर्मल हमारे मैट्रेसेस होते हैं और ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में क्या फ़र्क है? ऑर्थोमेटिक मैट्रेस में ये फ़र्क है कि ऑर्थोपेडिक मैट्रेस हार्ड होता है। अच्छा, वो हार्ड होता है? वो बहुत हार्ड होता है। वो आपकी जो कमर का कॉन्टूर है वो ख़राब नहीं करता। जब तो मैट्रेस सॉफ्ट होगा तो आप अपनी जो कमर है वो उसी मैट्रेस की कॉन्टूर में आ जाएगी, क्योंकि मैट्रेस दब रहा है। ओके, जब आपका गॉड फॉरबिड किसी का अगर वज़न बहुत ज़्यादा है कोई, तो वो फिर पूरा प्रेशर उसकी, जैसे प्रेगनेंसी में अमूमन लेट प्रेगनेंसी में शिकायत होती है कमर का दर्द, तो यही हो रहा होता है कि क्योंकि आपका वेट बढ़ा हुआ होता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा होता है, पूरा प्रेशर आपकी स्पाइनल जो कर्वेचर उस पर आ रहा होता है, तो उसमें उसकी वजह से वो पूरा बैक स्पैज़म में होती है और बहुत तकलीफदार। तो यही ओबेसिटी में वज़न ज़्यादा होता है तो उसमें भी ये कंडीशन होती है, तो उसमें भी यही रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आपका मैट्रेस उसको थोड़ी सपोर्ट तो दे, सही, कि वो बिल्कुल ही आपके बॉडी स्पाइन का कर्वेचर ही ख़राब ना हो। और भी इसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, मगर मसाजिंग, अब तो पता नहीं क्या क्या मसाजिंग मैट्रेसेस और ये दिस पता नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि फिर हम लोग नॉर्मली इन द फर्स्ट प्लेस ही ऑर्थोपेडिक मैट्रेस क्यों नहीं ले लेते हैं? मतलब सिचुएशन ही ना आने दें सॉफ्ट मैट्रेस वाले। रिकमेंड तो यही है कि हार्ड सरफेस पे ही सोया जाए।
हार्ड सरफेस स्पेस हो जाए ना, तो अब ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस भी मतलब मैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैट्रेस की प्रमोशन नहीं मैट्रेस की नहीं डॉक्टर साहब, मैं सोची कि हम इन द फर्स्ट प्लेस पहले रिकमेंड यही है कि हार्ड मैट्रेसेस लिए जाएं। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस जिसको कहते हैं हार्ड सरफेस के मैट्रेस हो, नरम मैट्रेसेस तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और उसके साथ बस एक सरफेस ही होती है कि मतलब उस हार्ड सरफेस के साथ भी कुछ सॉफ्ट शीट या सॉफ्ट इस तरह की जेल कवर्स इस तरह के उस पे होते हैं कि जो कंफर्टेबल भी होता है, तो इट्स बिल्कुल लिया जा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है। नहीं वो सॉफ्ट मैट्रेस तो खैर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो तो फिर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है भी अपनी शेप चेंज कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड मैट्रेस होता है वो आपकी बॉडी की कर्व्स को मेंटेन रखता है, जिससे ऑब्वियसली अप टू सम एक्सटेंट हो, लेकिन उसकी भी एक लाइफ होती है। मतलब ये नहीं कि आपने वंस इन योर लाइफ टाइम ले लिया फिर वो लाइफ टाइम चलता रहा, भाई उसकी खुद की शक्ल अजीब हो गई और आप चला रहे एनीवे खैर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। दूसरे डॉक्टर साहब ने बात की पिलोस की। पिलो ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, आपने कहा था अभी। हाँ, पिलो ऊंचा नहीं होना चाहिए। मतलब दो पिलो रख के लोग सोते हैं, तीन पिलो रख के लोग सोते हैं। लो कंफर्ट के लिए, या किसी के बेडरूम में टेलीविजन है, वो टेलीविजन देखते हुए सो गए, पिलो ऊंचा किया हुआ है या इस तरह का सेटअप है, तो इस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपका नॉर्मल सर्वाइकल कर्वेचर है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ठीक है, तो इस वजह से सर्टेन जो है आपकी नर्व्स हैं वो कंप्रेस होती हैं, अननेसेसरीली कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन, वर्टाइगो और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लंबोसेक्रल पेन जो है, ये बस L4, L5, S1 इनके बीच में अक्सर जो लोअर बैक पेन होता है वो यहीं से शुरू हो रहा होता है और यहीं की कहानी होती है यूजुअली। इसकी डिस्क भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ दैट डिस्क कॉम्प्रोमाइज़ इज़? आपकी रीढ़ की हड्डी कोई एक हड्डी नहीं है, ये बहुत सारी छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलके बनी है, बहुत सारी छोटे। तो इसमें अमूमन ये होता है कि हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो वो भी जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है। सबसे पहले उम्र के साथ वो डिजनरेट हो सकती है, डिस्क का साइज कम हो सकता है, या फिर वो क्यों कम हो गई? क्यों डिजनरेशन, जैसे बोन्स, हाँ एज के साथ डिजनरेशन हो गई, ऑटो इम्यून कोई मसला हुआ, या फिर ऐसा कुछ प्रेशर आया या ऐसा ट्रॉमा आया, आपने कोई सा वज़न उठाया या इस तरह का कुछ काम किया कि जिसकी वजह से वो डिस्क जो है वो उस फोरामेन से प्रोट्रूड हो गई, बाहर आ गई। अच्छा। डिस्क प्रोपल हाँ, सो डिस्क नहीं, प्रोट्रूजन भी होता है और डिस्क हर्निएशन, डिस्क हर्निएशन उसको कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे उस डिस्क के इश्यूज हैं। अब वो जब डिस्क अपनी जगह से होगी तो सारे जो आपकी नसें हैं, मैं बहुत ही लेमन टर्म में लैंग्वेज में बात करूँ ताकि लोग समझ सकें बात को, तो है कि जो नसें हैं वो उसी रीढ़ की हड्डी, उसी सराउंडिंग से निकल रही हैं, तो वो दब सकती हैं। जो भी नस दबेगी उसके एसोसिएटेड जिस भी एरिया को सप्लाई कर रही होगी सिम्टम्स आएंगे। ज़्यादातर ये एरिया 60 से 70% कमर में और कुछ पार्ट में सर्वाइकल पेन में भी। कहते हैं ना कि डिस्क की स्पेस कम हो गई, आपकी बिल्कुल स्पेस नहीं है हड्डियों में, इस वजह से दर्द हो रहा है। तो ये सब इसकी इसका क्या सोल्यूशन होगा? डिस्क हर्निएशन हो गई, इस तरह की चीज़ अब ये हो गई, तो मतलब क्या ये इनक्योरेबल है? अब नहीं, पहले वही दो बातें हैं इसमें। प्रिवेंशन ये है कि वजन के साथ खड़े हों, वजन को झुक के ना उठाएं। अच्छा, जर्की मूवमेंट, जल्दी झटके से उठ गए, उसके झटके से उठे और कमर वहीं पकड़ के बैठ गए, यही तो होता है। या तो वही, तो इस तरह की जर्की मूवमेंट्स लगाया आपने, हाँ, या फिर ट्रॉमा हो गया, जैसे आप कह रही हैं ना, ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई उस एरिया की, कमर की इंजरी हो गई या इस तरह के वो जर्की या ट्रॉमा हो गया, वो मसल स्पाज़म में चला गया, या फिर कोई जर्की मूवमेंट हो गई इस तरह की, या फिर आपने अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर डाला अपनी वर्टिब्रा पे। ठीक है, ये इसको अवॉइड किया जाए आपके पोस्चर के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू, स्लीपिंग हैबिट्स के थ्रू ये। मगर जब हो गया, तो आपका सवाल सॉरी क्या था कि जब हो गया, तो हो गई हर्निएशन, हाँ, या डिजेनरेशन, हाँ, जब ये हर्निएशन हो गई तो सबसे पहले को पेन मैनेज करना है। वजह क्या है, उसके ऊपर टॉपिकल हम ये लगा सकते हैं। हाँ, वक्ती पेन मैनेजमेंट के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप वेंटोजिनो या फिर इस तरह के लोकल एनाल्जेसिक बैम्स यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली पेन मॉडरेट टू सीवियर होता है, तो इसमें हमें अच्छा एनाल्जेसिया देना पड़ता है पेशेंट को, फिजियोथेरेपी होती है। देन देयर समथिंग कॉल्ड एनाल्जेसिक एपिड्यूरल्स देते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट पेशेंट के एपिड्यूरल स्पेस में, उसके वर्टिब्रा में
कुछ ऐसी दवाइयाँ डालते हैं जो लोकली तौर पे सूजन, लोकल तौर पे इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, और फिजियोथेरेपी के साथ चांस होता है कि डिस्क अपनी जगह पर आ जाए, या फिर एटलीस्ट जो सूजन है, जो पट्टों की जकड़न है, जो इस एरिया में इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाए। ठीक है। वर्स्ट के सिनारियो ये भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट में डिस्क वापस तो नहीं बन सकते, डिस्क अगर डीजनरेट हो गई तो वापस नहीं बन सकती। कैन यू प्लेस अ न्यू डिस्क देयर? नहीं, वो मैं उसका बता रहा हूँ आपको। कुछ सिनेरियोज में आप सब कुछ मैनूवर्स के बाद भी ये चीज़ ट्रीटेबल नहीं है, आपके दर्द में आराम नहीं आता, तो आफ्टर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस आपका न्यूरो सर्जन जो है वो आपको एडवाइस कर सकता है फॉर लेमिनेक्टोमी। फिर वो उस एरिया में ही लेमिनेक्टोमी एक सर्जरी है जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया, तो फिर जाके मसला तो वो एक वो बिल्कुल ही डिसजॉइन कर देता है। हाँ, वो एक एक्सट्रीम, फिर इसका इम्पैक्ट ऊपर हाँ, वो एक्सट्रीम प्रोसीजर है, तो हर प्रोसीजर की कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं, तो वो केस टू केस वेरी करता है। मतलब अपना वेट कंट्रोल करें शुरू से अर्ली, लाइफ स्टाइल ऐसा रखें, पोस्चर्स आपके ऐसे होने चाहिए कि इन चीज़ों की नौबत ही ना है। राइट। और डॉक्टर साहब, हर्निएशन को हम वापस सेट नहीं कर सकते, जिस तरह हम बात इस तरह करते हैं नहीं, हाँ, वो इतना सिंपल नहीं है, उसको हम वापस जगह पे सेट करके कील वील लगा के फिजियोथेरेपी से सर्टेन केसेस में अगर माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो सर्टेन केसेस में फिजियोथेरेपी से और लोकल मेडिकेशन से और अच्छी फिजियोथेरेपी से कुछ हद तक जो आप मैनेज कर सकते हैं सिम्टम्स को। अच्छा। देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट पे, मगर ये है कि वही देयर आप यू कैन हर पेशेंट को आप नहीं कर सकते, सर्टेन फेलियर्स भी होते हैं, फिर वो एपिड्यूरल्स एंड देन इस तरह करते करते कुछ सर्जरी की तरफ भी जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन उसके बाद फीमेल जो है वो काफ़ी फॉर लाइफ मैंने इसको देखा है कि टेंशन में आ रही थी कि मेरा बैक पेन नहीं जा रहा, और यूजुअली एपिड्यूरल्स जब उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है इसके बाद वो इस कंप्लेन में आती है कि मेरा अब बैक पेन नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो डर भी जाती है कि आई डोंट वांट एपिड्यूरल्स। अच्छा, होता ये है कि प्रेगनेंसी का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है, जो उसमें आपका एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके बैक के कर्वेचर को मुतासिर करता है, और वो आपके मसल्स मुसलसल स्पैज़म में होते हैं। कुछ लोग सीधा लेटते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और कुछ लोग पहले से ओवरवेट अगर खुदा ना खास्ता है, कुछ मदर्स कोमॉर्बिड्स के साथ हैं, पहले से उनको कोई डेफिशिएंसी चल रही है, ये जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी या सर्टेन काफ़ी सारी उनकी डेफिशिएंसी, जैसे हमारी सोसाइटी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है, तो ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा उनका स्पाइन मुतासिर होती है उनकी कि वो उनको एग्रेसिव मैनूवर्स चाहिए होते हैं फॉर रिकवरी आफ्टर गिविंग बर्थ या आफ्टर देयर सिजेरियन सेक्शन। तो अमूमन ये होता है कि वो उनको नहीं मिलती, वो इस सोसाइटी में यूजुअली कि वो उतनी अटेंशन अपने बैक पेन को नहीं दे पाती, और ब्लेम आ जाता है कि एनेस्थीसिया था या फिर एपिड्यूरल का। एपिड्यूरल और जो हम स्पाइनल्स देते हैं प्रेगनेंसी सिजेरियन सेक्शन में या फॉर द पेन मैनेजमेंट, इतनी ज़्यादा उसकी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशन थ्रू आउट द 3rd ट्राइमेस्टर जो एक्यूमुलेट होके जो बैक का एक सिनेरियो बनता है, उस ये मेन कल्प्रिट ये है। इसको अगर एड्रेस किया जाए जफौरी आफ्टर डिलीवरी, इसको इन टाइम एड्रेस किया जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरी की जाए, और अच्छा एनाल्जेसिया, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, दिस कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, पर इसका तो बड़ा आसान सोल्यूशन ये भी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में एक फीमेल बहुत सारे मेडिसिन नहीं खा सकते, और पेन किलर्स इन सब चीज़ों को डिस्करेज भी किया जाता है, तो उसमें आप टॉपिकल एनाल्जेसिक क्रीम्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है, वक्त के साथ ये ठीक भी हो जाएगी। ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी से आप फ्री होंगी इसके बाद वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, तो आई थिंक टॉपिकल एनाल्जेसिक क्रीम इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। टॉपिकल एनाल्जेसिक क्रीम इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, उसको रेगुलर यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है, कोई सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं है, लोकल वार्मथ, लोकल ब्लड सर्कुलेशन, मसल रिलैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं इंश्योर करेगी, तो यू आर राइट, इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। आज जब भी आते हैं मैं डॉक्टर साहब से ऐसे ही बिल्कुल बेसिक सवाल करती हूँ, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।